श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अकर्मक धातु व सकर्मक धातु किसको कहते हैं, कैसे उसकी पहचान करें, यह देखा था। द्विकर्मक धातु किसको कहते हैं यह भी देखा था। कुछ द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। गौण व मुख्य कर्म किसको कहते हैं इसके विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी और संबंधवाचक शब्दों की सूची भी आपको दी गई थी। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए शुद्ध धातु व प्रत्ययान्त धातु से परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पठति, पठत, पठन्ति आदि क्रिया रूपों से अब हम अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। पठति इस शब्द में दो अवयव हैं, पठ और तिप। पठ को धातु कहते हैं और तिप अवयव को प्रत्यय कहते हैं। इंग्लिश में सफिक्स कहेंगे। पठ और तिप दोनों मिलकर के पठति यह शब्द रूप क्रिया रूप बनता है। पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति आदि क्रिया रूपों से भी हम अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। पाठयति में भी दो अवयव हैं, पाठी और तिप। पाठी धातु है, तिप प्रत्यय है। पाठी में भी दो अवयव हैं, पठ और णिच। पठ धातु है, णिच प्रत्यय है। पठति में आप देखेंगे पठ धातु से प्रत्यय तिप आकर के पठति रूप बना है। पठ से कोई अन्य प्रत्यय नहीं लगा है, इसलिए पठ को हम शुद्ध धातु कहेंगे। और पाठी भी धातु है, पर पाठी में पठ धातु के साथ णिच प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्रत्ययांत धातु कहेंगे। क्योंकि प्रत्यय अंत में है, जिसके ऐसी धातु प्रत्ययांत धातु कहती है। तो पाठी इस धातु में णिच प्रत्यय अंत में है, इसलिए उसको प्रत्ययांत धातु कहते हैं। और णिच प्रत्यय अंत में होने से पाठी को णिजंत धातु भी कहते हैं। संस्कृत में कई प्रत्यय हैं जो विभिन्न अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। समय के साथ उनका भी परिचय आपको मिलता रहेगा। इस प्रकार संस्कृत में दो प्रकार की धातुएं होती हैं, शुद्ध धातु पठ, लिख, गम, हस आदि, जिसके अंत में कोई प्रत्यय नहीं है, और प्रत्ययांत धातु पाठी, गमी, हासी, वादी इत्यादि, जिसके अंत में णिच प्रत्यय आया हुआ है। हमने पिछले पाठ में द्विकर्मक धातुओं का परिचय प्राप्त किया था। अब द्विकर्मक धातुएं भी दो प्रकार की हैं, शुद्ध धातु और णिजंत धातु। शुद्ध द्विकर्मक धातुएं हैं पप्रच्छनि, ह्री, वह, कृश आदि, जिसको हमने पिछली कक्षा में देखा था, जिसके अंत में कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए इनको शुद्ध द्विकर्मक धातु कहेंगे। और कुछ णिजंत द्विकर्मक धातुएं होती हैं, जैसे कि गमी, प्रेषी, बोधि, पाई, वादी आदि, जिसके अंत में णिच प्रत्यय आया हुआ है, इसलिए इनको णिजंत द्विकर्मक धातु कहेंगे। इस कक्षा में आज हम णिजंत द्विकर्मक धातुएं कौन सी हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उनका परिचय प्राप्त करेंगे। लोक में हम इस प्रकार की धातुओं का बहुधा प्रयोग करते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, खाना, खिलाना, बोलना, बुलवाना, हंसना, हंसाना, पूछना, पूछवाना, गिरना, गिराना इत्यादि। इसमें पढ़ना, लिखना, खाना आदि के लिए संस्कृत में पठ, लिख, खाद, वद, हस, प्रच्छ, पत इत्यादि धातुओं का प्रयोग होता है, जिनको हम शुद्ध धातु कहते हैं। पढ़ाना, लिखाना आदि के लिए पाठी, लेखी, खादी, वादी, हासी, प्रच्छी, पाती इत्यादि धातुओं का प्रयोग होता है, जिनको हम णिजंत धातु कहते हैं। पाठी में पठ और णिच दो शब्द हैं। पठ का अर्थ है पढ़ना और णिच का अर्थ है प्रेरणा करना। पढ़ने की प्रेरणा करने को ही पढ़ाना कहते हैं। मैं पढ़ती हूँ, अहम पठामि। पिता मुझे पढ़ाते हैं, जनकः माम पाठयति। तो पढ़ाते हैं अर्थात पढ़ने की प्रेरणा करते हैं।
अर्थात मैं जिस प्रकार पढ़ सकूं उसके लिए अनुकूलता बनाते हैं, जिससे कि मुझे पढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापक भी पढ़ाते हैं। अध्यापकः मां पाठयति। तो अध्यापक का पढ़ाना अर्थात पढ़ने की प्रेरणा करने का तरीका अलग है। अध्यापक की प्रस्तुति के कारण पाठ मेरे लिए इतना सहज और सरल हो जाता है कि मुझे और पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो यह अध्यापक का पढ़ाना है। तो पिता का पढ़ाना अलग रहेगा, अध्यापक का पढ़ाना अलग रहेगा, पर दोनों के लिए संस्कृत में एक ही क्रिया का प्रयोग होगा और वह है पाठी। अध्यापकः पाठयति, जनकः पाठयति। किसी क्रिया को करने की प्रेरणा करने के लिए संस्कृत में णिजंत धातु का प्रयोग होता है। जैसे लिखने की प्रेरणा करने के लिए लेखी धातु का प्रयोग करेंगे, खाने की प्रेरणा के लिए खादी धातु का प्रयोग होगा, बोलने की प्रेरणा के लिए वादी धातु का प्रयोग होगा, हंसने की प्रेरणा के लिए हासी धातु का प्रयोग होगा। इस प्रकार शुद्ध धातु से णिच प्रत्यय लगाने पर जो धातु बनेगी उसका अर्थ होगा कि उस क्रिया विशेष को करने की प्रेरणा करना। इस प्रकार णिजंत धातु किसको कहते हैं उसका सामान्य परिचय आपको मिल गया होगा। यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आए तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आता जाएगा। आइए अब हम देखते हैं णिजंत द्विकर्मक धातुएं कौन सी हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली, खाना पीना निगलना अर्थ वाली, शब्द जिसका कर्म है इस प्रकार की शब्द कर्मक धातुएं तथा जिन धातुओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता ऐसी अकर्मक शुद्ध धातुओं का कर्ता। गत्यादि अर्थ वाली णिजंत धातुओं का प्रयोग करने पर कर्म बन जाता है। अतः गत्यादि अर्थ वाली णिजंत धातुओं का प्रयोग करने पर हमें दो दो कर्म मिलते हैं, इसलिए इन धातुओं को द्विकर्मक धातु कहते हैं। अभी आपके सामने 5 प्रकार की णिजंत द्विकर्मक धातुएं हैं। पहली है गति अर्थ वाली णिजंत धातुएं, दूसरी बुद्धि अर्थ वाली णिजंत धातुएं, तीसरी खाना पीना निगलना अर्थ वाली णिजंत धातुएं, चौथी शब्द है कर्म जिसका ऐसी शब्द कर्मक णिजंत धातुएं और पांचवी अकर्मक णिजंत धातुएं। तो सबसे पहले हम गति अर्थ वाली णिजंत धातुओं का प्रयोग कैसे किया जाता है, उनको द्विकर्मक क्यों कहते हैं, वाक्य के द्वारा हम समझते हैं। गत्यर्थक अर्थात गति अर्थ वाली शुद्ध धातुएं हैं गम, आगम, व, ह्री, प्रेष आदि, जिनसे कि हम अच्छी तरह से परिचित हैं। अब गत्यर्थक णिजंत धातुएं हैं गमी, आगमी, वाही, हारी, प्रेषी इत्यादि। आप देखेंगे णिजंत धातुओं में सब में अंत में ई सुनाई पड़ रहा है। जैसे गमी, प्रेषी, आगमी, वाही, हारी इत्यादि में जो ई सुनाई पड़ता है वो णिच प्रत्यय में जो ई है वही है, इसलिए इन धातुओं को णिजंत धातुएं कहते हैं। पहले शुद्ध धातु का प्रयोग देखते हैं। वाक्य है मैं गांव जा रही हूँ, अहम ग्रामम गच्छामि। गच्छामि में गम धातु है, मिप प्रत्यय है। प्रत्यय आपको समझ में ना आए कोई चिंता की बात नहीं है, केवल सुन ले, जितना समझ में आता है समझने की कोशिश करें, बाकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गम यह शुद्ध धातु है। अब गच्छामि का कर्ता है अहम, अस्मत् प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अभी हमने देखा था गत्यर्थक णिजंत धातु का प्रयोग होने पर शुद्ध धातु का कर्ता कर्म बन जाता है। हमारे सामने शुद्ध धातु है गम, इससे णिच प्रत्यय लाएंगे तो धातु बनेगी गमी। गम का अर्थ है जाना, गमी का अर्थ होगा जाने की प्रेरणा करना अर्थात भेजना। जाने की प्रेरणा करना और भेजना दोनों पर्यायवाची हैं। अब हमें गमी धातु का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। वाक्य आपके सामने है। जनकः माम ग्रामम गमयति। गमयति में गमी धातु है, तिप प्रत्यय है। अब गमी धातु में भी दो अवयव हैं, गम धातु और णिच। तो गमी धातु णिच प्रत्ययांत है। पुनः नियम को याद करेंगे कि शुद्ध धातु का कर्ता, शुद्ध धातु गम है, उसका कर्ता है अहम अर्थात अस्मत् प्रातिपदिक। जब गम धातु से णिच प्रत्यय ला करके प्रयोग किया जाता है तब कर्म बन जाता है, और कर्म में क्योंकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः अब हमें अस्मद् प्रातिपदिक का द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूपक का प्रयोग करना होगा। अस्मद् द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है माम, अतः वाक्य बना माम ग्रामम गमयति, अहम ग्रामम गच्छामि, माम ग्रामम गमयति। अब जाने की प्रेरणा कौन कर रहा है? जनक,
इसलिए जनक यहाँ पर करता है। तो वाक्य बना जनकः माम ग्रामम गमयति, पिता मुझे गांव भेज रहे हैं। जनकः माम ग्रामम गमयति, इस वाक्य में गमी इस निजंत क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग हुआ है, माम और ग्रामम। अतः हम गमी को गत्यर्थक निजंत द्विकर्मक धातु कहेंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं। अहम ग्रामम गच्छामि वाक्य में गम यह शुद्ध धातु है, उसका कर्ता है अहम अर्थात अस्मत् प्रातिपदिक, कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शुद्ध धातु गम जब निच प्रत्यय लगाकर प्रयोग की जाती है तब गमी रूप धारण कर लेती हैं, और गमी धातु का प्रयोग करने पर शुद्ध धातु का जो कर्ता है वो कर्म बन जाता है। अर्थात संक्षिप्त में कहें तो जिसको भेजा जाता है वह कर्म कारक बन जाता है, और कर्म होने से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गम्य स्थान गांव तो कर्म था ही, अब जिसको भेजा जा रहा है वह भी कर्म बन गया। अतः एक ही वाक्य में दो दो कर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए गमी धातु को निजंत द्विकर्मक धातु कहेंगे। आइए और एक उदाहरण लेते हैं। अद्य मातुलः मम गृहम् आगमिष्यति। आगमिष्यति में आगम धातु तिप प्रत्यय है, करता है मातुलः। मातुल प्रातिपदिक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। आगम धातु का अणिच प्रयोग बनेगा आगमी, आगम जमा अणिच। आगम इस शुद्ध धातु का कर्ता है मातुल। जब आगम का अणिच प्रत्यय लगाकर प्रयोग करने पर मातुल जो करता है वो कर्म बन जाता है। अतः हमें मातुल प्रातिपदिक से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो हमारा वाक्य बनेगा मातामहः अद्य मातुलम मम गृहम् आगमयिष्यति, अर्थात नाना आज मामा को मेरे घर भेजेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आगमी धातु निजंत धातु का प्रयोग करने पर मातुलम गृहम हमें दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, अतः आगमी धातु निजंत द्विकर्मक धातु कही जाएगी। अहम ग्रामम गच्छामि अद्य मातुलः मम गृहम् आगमिष्यति आदि वाक्यों का प्रयोग मैं केवल समझाने के लिए कर रही हूँ। बाकी व्यवहार में तो सीधे यही वाक्य प्रयोग किए जाते हैं कि जनकः माम ग्रामम गमयति, मातामहः अद्य मातुलम मम गृहम् आगमयिष्यति इति। इस प्रकार गत्यर्थक निजंत धातुओं में जिनको भेजा जा रहा है अथवा जिनको जाने की प्रेरणा की जा रही है वो कर्म कारक बन जाते हैं, इसलिए इन धातुओं को निजंत द्विकर्मक धातु कहते हैं। आइए और उदाहरण देखते हैं। वाक्य है रामः वनम प्रैष्यत, अर्थात राम वन गए। यहाँ पर प्रैष्यत इस क्रिया में प्रेष धातु का प्रयोग किया गया है, तिप प्रत्यय है। प्रेष क्रिया का अर्थ भी जाना होता है, जाने के लिए प्रायः करके गम धातु का प्रयोग होता है, प्रेष क्रिया का कम प्रयोग होता है। प्रेष क्रिया में भी दो अवयव है, प्र और एष, प्रपूर्वक एष धातु का ही यह रूप है प्रेष। इसके रूप चलते हैं प्रेष्यति, प्रेष्यतु, प्रेष्यत, प्रेष्येत, प्रेषिष्यति। पठ के समान ही है, कठिन नहीं है, आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रेष धातु शुद्ध धातु है, करता है राम, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रेष धातु से जब निच प्रत्यय लाएंगे तब धातु बन जाएगी प्रेषी। प्रेषी का अर्थ है भेजना। प्रेषी के रूप भी पाठी के समान ही चलते हैं, आप याद कर सकते हैं। प्रेषयति, प्रेषयतु, प्रेषयत, प्रेषयेत, प्रेषयिष्यति। प्रेषी धातु का प्रयोग करके वाक्य बनेगा कैकेयी रामम वनम प्रेषयत, अर्थात कैकेयी ने राम को वन में भेजा। प्रेषयत में प्रेषी धातु और तिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और प्रेषी में प्रेष और अणिच दो अवयव हैं। अब प्रेष शुद्ध धातु का करता है राम, जब प्रेषी निजंत धातु का प्रयोग किया जाता है तब कर्म बन जाता है। अतः राम में आप देखेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कैकेयी रामम वनम प्रेषयत इस वाक्य में दो कर्म हैं, एक है राम, दूसरा है वन, इसलिए प्रेषी धातु गत्यर्थक निजंत द्विकर्मक धातु है। आगे वाक्य देखते हैं। बलिवर्दः क्षेत्रात् गृहं गोधूमान वहति। बलिवर्द कहते हैं बैल को, गोधूम कहते हैं गेहूं को। बैल खेत से घर को गेहूं ढो रहा है। पिछली कक्षा में हमने शुद्ध द्विकर्मक धातुएं देखी थी, जिसमें वह धातु का भी प्रयोग देखा था। वही वह धातु यहाँ पर ढोना अर्थ वाली, क्योंकि उसमें गति अर्थ होती है इसलिए गत्यर्थक
धातुओं के अंतर्गत उसकी भी गिनती हो जाती है। अब यहाँ पर वह धातु का कर्ता है बलिवर्द। वह धातु से जब नीच प्रत्यय ला करके प्रयोग किया जाएगा तब धातु बनेगी वाही। वाही का रूप चलेगा पाठी के समान। वाहयति, वाहयतु, अवाहयत, वाहयत, वाहयिष्यति। अब वाही धातु का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। कृषकः बलिवर्दं क्षेत्रात् गृहं गोधूमान् वाहयति। कृषकः अर्थात किसान। किसान बैल के द्वारा खेत से घर को गेहूँ ढुलवा रहा है। वहति में वह शुद्ध धातु है, उसका कर्ता बलिवर्द है। द्वितीय वाक्य में वाही वह का निजंत रूप है, अतः प्रथम वाक्य का जो कर्ता था बलिवर्द वह वाही इस निजंत धातु का प्रयोग करने पर कर्म बन गया। अतः इस वाक्य में आप देखें 3 कर्म यद्यपि दिख रहे हैं, एक तो है बलिवर्द, दूसरा है गृह, तीसरा है गोधूम। तीनों ही यहाँ पर कर्मकारक हैं, पर इनको त्रिकर्मक नहीं कहते, द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत ही डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि वह धातु नियंत्रित कर्तृक होगी तभी निजंत प्रयोग में वह धातु का कर्ता कर्म बनेगा। अब नियंत्रित कर्तृक का मतलब क्या है? नियंत्रित कर्तृक अर्थात वह धातु का जो कर्ता है उसको नियंत्रण की अपेक्षा रहेगी। जैसे हमारा वाक्य है बलिवर्द क्षेत्रात् गृहं गोधूमान् वहति। अब बैल जो है वो यद्यपि खेत से गेहूँ घर को ले जा रहा है, ढो रहा है, पर व्यवहार में हम देखते हैं कि स्वयं अकेला बलिवर्द या बैल यह काम करने में समर्थ नहीं है, उसको नियंत्रण करने वाला कोई ना कोई चाहिए। वाक्य में यद्यपि बैल ही करता है वह धातु का, पर व्यवहार में अकेला बैल वह धातु का कर्ता बनने में संभव नहीं है, इसके पीछे कि कोई ना कोई उसको चलाने वाला चाहिए। अतः यह जो बैल है वो वह धातु का नियंत्रित करता है, अर्थात नियंत्रण करने योग्य, नियंत्रण करना पड़ता है जिसको, ऐसा करता है। और ऐसे नियंत्रित कर्तृक वह धातु का कर्ता निजंत प्रयोग में कर्म बनता है। यदि वह धातु का कर्ता नियंत्रित कर्तृक नहीं है, अर्थात स्वयं वहन करने में समर्थ है, ऐसी स्थिति में वह धातु का कर्ता निजंत प्रयोग में कर्म नहीं बनता। जैसे वाक्य से देखेंगे, कर्मकरः क्षेत्रात् गृहं गोधूमान् वहति। नौकर खेत से गेहूँ घर को ले जा रहा है या ढो रहा है। अब यहाँ पर वह धातु का कर्ता है कर्मकर। अब कर्मकर जो है कर्मचारी या नौकर, उसके पीछे किसी को नियंत्रण नहीं करना पड़ता, वो स्वयं गेहूं को घर ले जाने में समर्थ है, बैल के समान उसको चलाना नहीं पड़ता है। अतः इस वाक्य में जो वह धातु है वो अनियंत्रित कर्तृक है, अर्थात वह धातु का कर्ता दूसरे के द्वारा नियंत्रण करने योग्य नहीं है, वह स्वतः गेहूं को घर तक ढोने का काम करने में समर्थ है। इसलिए अब इस वह धातु का निच प्रयोग जब करेंगे तब कर्मकर जो करता है वह कर्म नहीं बनेगा, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वाक्य आपके सामने है, कृषकः कर्मकरेण क्षेत्रात् गृहं गोधूमान् वाहयति। अब दूसरे वाक्य में देखेंगे, वह धातु का निच प्रयोग वाही धातु का रूप है वाहयति। प्रथम वाक्य में शुद्ध धातु वह का करता है कर्मकर, वह धातु से निच लगा करके वाहयति प्रयोग करने पर कर्मकर कर्म नहीं बना, अतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब तक हमने कर्ता में केवल प्रथमा विभक्ति ही देखी थी, पर कर्ता में संस्कृत में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। कब प्रथमा का होता है, कब तृतीया का होता है, वह तो आपको समय के साथ आगे स्वयं ही पता चल जाएगा। पर जहाँ पर शुद्ध धातु का कर्ता निजंत धातु के प्रयोग में कर्म नहीं बनता, वहाँ सर्वत्र ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अतः यहाँ पर भी कर्म में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः वाक्य बना हमारा, कृषकः कर्मकरेण क्षेत्रात् गृहं गोधूमान् वाहयति। नी धातु भी ले जाना अर्थ में गत्यर्थक है, अतः यहाँ पर भी शुद्ध धातु का कर्ता निजंत प्रयोग में कर्म बन जाना चाहिए था, पर नी धातु के साथ यह नियम कार्य नहीं करता है। अतः नी धातु के निजंत प्रयोग में शुद्ध धातु का कर्ता कर्म कारक न बनने के कारण द्वितीय विभक्ति नहीं आती है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेवकः पुत्रं विद्यालयं नयति, सेवक पुत्र को विद्यालय ले जा रहा है। अब णी धातु का निजंत प्रयोग करने पर धातु बनेगी नाई, पाठी के समान रूप चलेंगे।
वाक्य है त्वं सेवकेन पुत्रं विद्यालयं नाययसि, तू सेवक के द्वारा पुत्र को विद्यालय भेज रहा है। आप यहाँ पर देखें, शुद्ध धातु नी का कर्ता सेवक, णिजंत नाई का प्रयोग करने पर कर्मकारक न होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः वाक्य बना है त्वं सेवकेन पुत्रं विद्यालयं नाययसि। ह्री धातु भी ले जाना अर्थ में गत्यर्थक मानी जाती है, अतः शुद्ध ह्री धातु का कर्ता णिजंत हारी धातु का प्रयोग करने पर कर्म बनना चाहिए था, किंतु ह्री धातु के णिजंत हारी धातु के प्रयोग में यह नियम विकल्प से लागू होता है, अर्थात ऑप्शनल है कि कर्म बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। हम कर्म वाला रूप प्रयोग करेंगे तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जब कर्म वाला रूप प्रयोग नहीं करते हैं तब हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। दोनों ही रूप ठीक माने जाएंगे। जैसे वाक्य से देखते हैं, चौरः आभूषणानि हरति, चोर आभूषण को ले जा रहा है। शुद्ध धातु ह्री का करता है चौर। अब णिजंत हारी धातु का प्रयोग करेंगे, दुर्जनः चौरम आभूषणानि हारयति, अर्थात दुर्जन व्यक्ति चोर के द्वारा गहनों को चुरवा रहा है। अब यहाँ पर शुद्ध धातु ह्री का कर्ता चौर, णिजंत हारी धातु का प्रयोग करने पर कर्म बन गया, अतः चौरम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पर यह कर्म बनना ऑप्शनल है। अतः जब हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तब हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तब वाक्य बनेगा दुर्जनः चौरेण आभूषणानि हारयति। आशा करती हूँ कि गत्यर्थक णिजंत द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग कैसे करना है यह अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इन धातुओं का अच्छी तरह से अभ्यास करें, धीरे धीरे आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। कहीं कोई कठिनाई आए तो हम मुझे अवश्य सूचित करें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का मैं अवश्य प्रयास करूँगी। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारी वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।